इन वीडियोस को तो पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा। ये है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की करंट हालत। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर है कौन? किनके फैसलों का नतीजा है बांग्लादेश की ये जलती हालत? बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, मगर अगर आप किसी साधारण बांग्लादेशी को ये पूछोगे तो उनका सिर्फ एक ही जवाब है, शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना बनती है बांग्लादेश की 10th एंड 12th प्राइम मिनिस्टर। 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद वो बन जाती हैं बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। अपने पोस्ट से रिजाइन कर देती हैं ऑन 5 अगस्त 2024 और चली आती हैं भारत शरणागत की तरह। फिलहाल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि उनको अजाइलम दिया जाए कुछ दिनों के लिए इंडिया में। मगर 20 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को ये दिन देखने पड़े? वैसे अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की हिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो काफी सराहनीय हैं। बांग्लादेश की जीडीपी दिन ब दिन गिरती जा रही थी, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है इस जीडीपी को अच्छी हालत में लाने के लिए। इंडस्ट्रीज बने हैं, डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सारा काम हुआ है। 2017 में जब म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्याओं को उन्होंने अपने देश में शरण दी, तो इस बात के लिए उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट और बहुत ज्यादा प्रेज दिया गया। माना जाता है कि ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक। मगर कंट्रोवर्सी से हमेशा घिरी रही हैं शेख हसीना। 2016-17 में आवामी लीग की गवर्नमेंट जिसको हेड करती है शेख हसीना, ये पूरी तरह से फंस गई थी कंट्रोवर्सी में जिसका नाम है पद्मा ब्रिज स्कैंडल। इस स्कैंडल में बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ये चार्ज लगा था कि उन्होंने ह्यूज मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट को कैनेडियन कंपनी SNC लेवलिन को देने के लिए। नतीजन इस कॉन्ट्रैक्ट से वर्ल्ड बैंक अपना पल्ला झाड़ लेता है। इसके बाद आता है डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018। शेख हसीना पे चार्ज लगता है कि इस एक्ट के जरिए वो बांग्लादेश के फ्री प्रेस को कर्व करना चाहती हैं। वैसे टाइम टू टाइम इंडिया के बहुत करीब होने के चार्जेस भी उन पे लगने लगे हैं। कहा जाता है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में, वहां पे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था शेख हसीना को जिताने में, और इस वजह से वहां की ऑपोजिशन पार्टी BNP और साथ में एक ह्यूज सेक्शन ऑफ बांग्लादेशी सोसाइटी पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट हो गई है। एक मेजर चार्ज जो शेख हसीना पे लगता है वो है कि वो एक डुअल गेम में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि वो दोनों पार्टीज को खुश रखना चाहती हैं। 2024 के जून में शेख हसीना आती है न्यू दिल्ली और यहाँ पर आकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन करती है 10 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। इन एग्रीमेंट्स में से एक प्रमुख एग्रीमेंट रहता है इंडिया को अलाउ करना रेल कॉरिडोर बनाने के लिए इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अब ऑब्वियसली जैसे ये ट्रीटी साइन होता है तो बांग्लादेश की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो फिर से चार्ज लगाती हैं शेख हसीना पर, ये कहकर कि वो इंडिया को अपने देश में आने दे रही हैं। बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को इंडिया से खतरा हो चला है। ठीक इसके 1 महीने बाद जुलाई 2024 में शेख हसीना पहुंच जाती हैं चाइना और वहां पर 21 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं बांग्लादेश और चाइना के बीच। वैसे अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश और चाइना का जो एनुअल बायलैटरल ट्रेड का टर्नओवर है दैट इज $23 बिलियन। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें से सिर्फ $1 बिलियन का ही जो अमाउंट है वो एक्सपोर्ट करती है बांग्लादेश चाइना को, और बाकी पूरा का पूरा अमाउंट चाइना से बांग्लादेश में इंपोर्ट होता है। अब एक हाथ से आप इंडिया को खुश कर रहे हो और दूसरे हाथ से आप चाइना को खुश कर रहे हो, ये जानकर भी कि चाइना जानबूझकर इंडिया का नुकसान करना चाहता है। तो ये डुअल गेम नहीं है तो क्या है? एट द सेम टाइम शेख हसीना ने जो अपना इमेज पोर्ट्रे किया है पूरे वर्ल्ड को, वो है एक सेकुलर की हैसियत से। मगर ताज्जुब की बात यह है कि तस्लीमा नसरीन जो एक कंट्रोवर्शियल बांग्लादेशी राइटर है, जब उन्होंने शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद बांग्लादेश में वापस आने का प्रस्ताव भेजा तो शेख हसीना ने उसको ठुकरा दिया। चाइना का बहुत धाक चलता है बांग्लादेश पर। फरवरी 19, 2018 में ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% शेयर चला जाता है चाइना के शंघाई एंड शेंजन स्टॉक एक्सचेंज को। जिस कंट्रोवर्शियल पद्मा ब्रिज की बात हमने कुछ देर पहले की, उस पर्टिकुलर ब्रिज को भी कंप्लीट करने के लिए पूरी की पूरी फंडिंग चाइना ने ही की है। ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए क्योंकि ये ब्रिज ढाका को ज्वाइन करता है साउथ वेस्ट बांग्लादेश से। चाइना ने डेवलप किया है बांग्लादेश का चट्टोग्राम सीपोर्ट। ये सीपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश का 80% ओवरसीज ट्रेड और बिजनेस इसी पर्टिकुलर पोर्ट से होता है। चाइना ने बांग्लादेश का मोंगला सीपोर्ट भी डेवलप किया है। ये सीपोर्ट ढाका के करीब है और ढाका फिलहाल रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर है।
इसके साथ साथ चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश की बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज फंडेड हैं फ्रॉम द चाइना गवर्नमेंट। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज, ये सभी चीजें भी सिखाई जाती हैं। मगर आज अगर आप देखोगे तो चाइना के साथ बांग्लादेश की थोड़ी सी अनबन चल रही है। एक्चुअली भारत के साथ बांग्लादेश की बातचीत हो रही थी ऑन द तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट। तीस्ता नदी भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो इस नदी का पानी दोनों देशों को मिलता है। दोनों देश आगे आ रहे थे कि इस नदी के जरिए वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये सब कुछ दोनों देशों में और बेहतर की जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के अनुमति से चाइना अनाउंस कर देता है कि इस पर्टिकुलर वाटर प्रोजेक्ट के लिए वो 1 बिलियन फंड का इन्वेस्टमेंट करेगा। मगर भारत यहाँ पे बाजी मार लेता है और यह प्रस्ताव सामने रखता है कि यह प्रोजेक्ट जो है, जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों को फायदा होने वाला है, इसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट भारत की ओर से ही होगा। इससे लग जाता है चाइना को बुरा। अप्रैल 2023 में भी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बातें सामने आती है, जिससे पता चलता है कि चाइना और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसका कारण है कि बांग्लादेश क्वाड का पार्ट होना चाहता है। अगर आप बांग्लादेश और रशिया के रिलेशनशिप को देखोगे तो 1971 में जब लिबरेशन वॉर हुआ था इन बांग्लादेश, उस समय रशिया ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। तो हिस्टोरिकली तो ये रिलेशंस काफी अच्छे थे। मगर जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ तो मार्च 2022 एंड अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश ने ओपनली सपोर्ट किया यूक्रेन को। अब आ जाता है जुलाई 2024, बांग्लादेश में शुरू हो जाते हैं मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स धीरे धीरे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स एज वेल एज रिलीजियस प्रोटेस्ट्स का रूप ले लेते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं। लोग डिमांड करने लगते हैं शेख हसीना का रेजिग्नेशन। फाइनली 5 अगस्त 2024 को रिजाइन कर देती हैं शेख हसीना और चली आती है इंडिया शरण के लिए। अब इंडिया के लिए शेख हसीना को शरण देना उतना आसान नहीं है। इंडिया ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। यूके और यूएसए दोनों ने ही शेख हसीना को अपने देश में एंट्री लेने से मना कर दिया है। गलती चाहे किसी भी दूसरे देश की हो या फिर बांग्लादेश के खुद के पॉलिटिकल पार्टीज की हो, मगर भुगतना आखिर पड़ रहा है वहाँ के ही साधारण जनता को। भारत के करीबन 19,000 रेसिडेंट्स बांग्लादेश में थे जब ये राइट्स छिड़े। इनमें से 9,000 स्टूडेंट्स थे। लकीली इन 9,000 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम को हम इंडिया वापस ले आ चुके हैं। अगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम इमीडिएटली नहीं रुक पाया तो इससे इंडिया को काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है। इस वाले वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने थ्रेट को पूरी तरह से समझाया है। जिस तरह का आइडियोलॉजिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन हमने नोटिस किया था रिसेंट इजराइल हमास वॉर में, उस तरह का पोलराइजेशन बांग्लादेश के इस इशू को लेके इंडिया में इमीडिएटली हो सकता है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है। होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बीएसएफ को आदेश दे दिए हैं कि सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स टाइट कर दी जाए। कि भारत ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसको वो ही खुद सॉल्व कर सकते हैं। बाहर से किसी भी हेल्प से इसको सॉल्व करना उचित नहीं होगा। मगर हाँ, शेख हसीना को हम इंडिया में ज्यादा देर नहीं रोक सकते, क्योंकि इससे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में टेंशंस बढ़ेंगे। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।